निधि को ठंडाई काफी ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो अक्सर घर पर ठंडाई ही बनाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन निधि घर पर बैठी होती है कि तभी निधि की माँ बाहर से तेज धूप से पसीने में लथपथ घर आती है। हाय हाय, बाहर तो जैसे आग बरस रही है। थोड़ी देर के लिए ही बाहर गई थी मैं और भीग कर ऐसे आ रही हूँ जैसे बारिश हो रही हो बहुत जोर से। हाय, मेरा तो दिमाग ही गर्म हो गया इस गर्मी से। माँ, आप थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठिए, आपको अच्छा लगेगा। तब तक मैं आपके लिए ठंडाई बना के लाती हूँ। निधि इतना बोलकर ठंडाई बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद निधि 2 गिलास ठंडाई बनाती है और बाहर अपनी माँ और अपने लिए ठंडाई लेकर आती है। ये लो माँ, आप बाहर से आई हो ना, आपको काफी गर्मी लग रही है। मैंने आपके लिए बढ़िया सी ठंडी ठंडी ठंडाई बनाई है। ये लो, ठंडी ठंडी ठंडाई पियो, आपको अच्छा लगेगा। अरे वाह, इस सड़ी गर्मी में तो तेरे हाथ की मस्त ठंडी ठंडी ठंडाई पीकर तो मजा ही आ गया। बहुत ही बढ़िया बनाई है। और है क्या रसोई में ठंडाई? अरे माँ, आप आराम से पियो, रसोई में और भी रखी है, आप चिंता मत करो। इस गर्मी में तो तेरे हाथ की ठंडाई पीकर सही से चल रही हूँ मैं। एक यही तो सहारा है मेरा, और अगर ये भी खत्म हो जाएगी तो मैं कैसे ही चल पाऊंगी। इसीलिए तो पूछती रहती हूँ, और है कि नहीं। माँ, आप तो पता चल गया ना कि अभी और रखी हुई है ठंडाई, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दोनों माँ बेटी आराम से बैठकर आराम से ठंडाई पी रही होती हैं। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन विमला आ जाती है और ठंडाई देखकर बोलती है, लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पे आई हूँ। ठंडाई? अरे वाह! निधि बेटा, जरा मुझे भी लाके दे दे ठंडाई। मैं अब तक यही सोच रही थी कि तू क्यों नहीं आई अब तक, और देख तू आ ही गई खुद से। अरे तू अपने घर में रुक नहीं सकती है क्या पूरे दिन तक, या घर में तुझे कुछ काट रहा होता है? वैसे तो मुझे घर पे कोई काट नहीं रहा है, लेकिन मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। और तुझे पता है कि पूरे मोहल्ले में मैं बस तुझसे ही बात करती हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आई थी। लेकिन तू ही ऐसा कहेगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? अरे तू तो बुरा मान गई, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। अरे मैं तो मजाक ही कर रही थी, मुझे पता है तू ऐसे ही बोल देती है बिना कुछ सोचे समझे। अच्छा चल, कोई बात नहीं, अब ना मुझे ना ठंडाई ला के दे। जी आंटी जी, बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। निधि काफी ज्यादा खुश मिजाज लड़की थी। वो हमेशा ही सबकी मदद करती रहती थी। कुछ दिनों बाद निधि की माँ राहुल नाम के लड़के से निधि की शादी करवा देती है और शादी के बाद निधि अपने ससुराल आ जाती है। निधि ससुराल में आने के बाद अपना ससुराल अच्छे से संभालने लग जाती है, लेकिन निधि की सास आए दिन निधि को ताने ही मारती रहती थी। ऐसे ही एक दिन निधि बर्तन धो रही होती है कि तभी निधि के हाथ से कांच का गिलास टूटकर गिर जाता है। निधि के सास संध्या वहां आती है और गुस्से में निधि को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तू मेरे घर को बर्बाद करने के लिए आई है ना? रोज रोज कोई न कोई नुकसान करना क्या तेरे लिए जरूरी होता है? आज फिर तूने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। माँ जी, गलती से टूट गया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। अरे हाँ भाई हाँ, तू कहाँ ही कुछ जानबूझकर करती है, तुझसे तो बस गलती से ही होता है ना सब कुछ। तुझे बहुत ज्यादा ही हवा लग गई है ना, नुकसान करने में तो तुझे बहुत मजे आते हैं। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू मरने के बाद भी नहीं भूलेगी कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। संध्या निधि को बहुत ज्यादा मारती है और फिर कमरे में निधि को बंद भी कर देती है। 2 दिन तक निधि कमरे में ही भूखी प्यासी बंद रहती है। निधि का पति राहुल भी उसकी कोई मदद नहीं करता। ऐसे ही दिन पे दिन निधि के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाने लग रहा था। एक दिन तो राहुल नशे में अपने दोस्तों के साथ घर आता है और दोस्त के आगे निधि को फेंक देता है। निधि जैसे तैसे खुद को बचाकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। ये सब देखकर निधि को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती हूँ। ये घर नहीं बल्कि जेल खाना है। यहाँ अगर मैं और रही तो ये लोग मुझे मार देंगे। मेरी माँ को लगता है कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। जब उन्हें ये पता चलेगा कि मेरा यहाँ क्या हाल हो रहा है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। निधि ज्यादा नहीं सोचती है और रात के अंधेरे में अपने ससुराल से भाग जाती है। निधि अपनी माँ के घर आती है और ये सारी बातें बताती है। सब कुछ पता चलने के बाद निधि की माँ को बहुत गुस्सा आता है। निधि, तेरे साथ इतना सब होता रहा और तूने अब तक मुझे कुछ बताया भी नहीं। अरे मैं तेरी माँ हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू अपने ससुराल में खुश रहे, और अगर तू मुझे ये सब नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? माँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी आपने अकेले ही मुझे पाला पोसा है,
और शादी के बाद अगर मैं वापस आ जाती तो आपको कितनी मुश्किलें हो जाती। बस यही सोच के मैं नहीं आई। तू पागल हो गई है क्या? मेरे लिए कभी तू मुश्किल नहीं हो सकती है, बल्कि तू तो मेरे जीने का सहारा है। और वो लोग, अब तू इस घर में वापस कभी नहीं जाएगी। अगर वो वापस आए ना यहाँ, तो सीधा पुलिस थाने जाएंगे। तू अपने मायके ही रहेगी। जहाँ तेरी इज्जत नहीं, वहाँ तू नहीं रहेगी। निधि की माँ हर बात में निधि का साथ देती है और अब निधि अपनी माँ के साथ मायके में ही रहने लगती है। कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन निधि अब तक वो सब भूल नहीं पाई थी। मेरी माँ मेरे लिए इतना सब कर रही है और मैं बस घर में ही पड़ी रहती हूँ। अरे शादी से पहले भी तो मैं घर का काम करती थी ना, तो अब क्यों नहीं मैं किसी का सहारा बन सकती हूँ। निधि, जिंदगी तेरी है और तुझे इसे अच्छा बनाना है तो तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये रोने धोने में कुछ नहीं है। निधि वापस से काम करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके कुछ पैसे भी कमा रही थी। निधि की जिंदगी पटरी पर आना शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद निधि बैंक से पैदल घर जा रही होती है। काफी गर्मी भी होती है और सुनसान रोड, जहाँ कोई दुकान नहीं, पानी तक नहीं। निधि का गला बहुत सूख रहा था। हे भगवान, पहले ही इतनी गर्मी है, ऊपर से यहाँ पानी भी नहीं है। अगर मैं ऐसी ही चलती रहूंगी तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। यहाँ पर लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। यहाँ पर क्यों ना मैं एक ठंडाई की दुकान खोलूं, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग हैं जो गर्मी में आते जाते रहते हैं और पानी के लिए तरसते रहते हैं। भगवान ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं किसी की मदद कर सकूं। निधि अब सड़क पर लोगों को फ्री में ठंडाई पिलाने का काम शुरू कर देती है। ये करके निधि को काफी खुशी भी मिलती है। तभी विमला, निधि की पड़ोसन, वहाँ आती है। निधि बेटा, मुझे तुझ पे बहुत गर्व है। तेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, फिर भी तू इस गम से भूलकर आगे बढ़ रही है और लोगों की मदद कर रही है। लोगों को तुझसे सीख लेनी चाहिए। आंटी जी, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। अगर मैं किसी भी तरह लोगों की मदद कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। धीरे धीरे निधि अब काफी फेमस होने लगी थी। हर कोई निधि को जानने लगा था और ये बात जब निधि के सास को पता चलती है तो वो अगले ही दिन निधि के घर चली जाती है, जहाँ निधि अपनी माँ के साथ बैठी होती है। बहू, मुझे माफ कर दे। अब तक हम लोगों ने तेरे साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से कभी भी तेरे साथ ऐसा नहीं करूँगी। तू वापस घर चल। बहन जी, जिन पैरों से आप यहाँ आई है ना, उन्हीं पैरों से वापस चली जाओ। मेरी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक करने के बाद भी आप लोगों को लग रहा है कि मैं अपनी बेटी को वापस आपके साथ भेज दूंगी। मुझे पता है आप यहाँ इसीलिए आई हो ना, क्योंकि मेरी बेटी अब फेमस हो गई है। संध्या को धक्के देकर निकाल देते हैं और अब निधि अपनी माँ के साथ ही लोगों को ठंडाई पिलाने का काम करती है। साथ ही वो थोड़े बहुत पैसे भी कमा रही थी। अमन का दिल अपनी साली महिमा पर तो था, लेकिन क्या किया जा सकता है। साली का दिल तो कहीं और ही लगा हुआ था, क्योंकि अब किसी की मलाइका जैसी साली हो तो अपनी सीधी साधी पत्नी पर किसी का दिल क्यों ही आएगा। एक रोज अमन अपनी पत्नी रूही से कहता है, रा रूही, अब मेरी तो किस्मत ही भूंडी है। रे देखे तेरी छोटी बहन के लगती है। रा मलाइका भी कुछ ना है इसके आगे। यो काश मेरी शादी महिमा से हो जाती ना, कसूता मजा आ जाता। ये सुनते ही रूही अमन को चप्पल फेंक कर मारते हुए कहती है, अपनी शक्ल देखी है कभी? वो तो मैं थी जिसने माँ की खातिर एक बार में हाँ कह दिया शादी के लिए, वरना मंडप में आखिरी फेरों तक महिमा कह रही थी कि दीदी मत करो ना इस अक्षय खन्ना से शादी। रे क्यों ना, मेरी शक्ल चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, रे मैंने तने कभी मारा पिटा तो ना। रे इतने प्यार से रखता हूँ तने। और एक तेरी बहन है रे जिसने मेरे छोटे भाई रोहन को फांस लिया। रे 10 साल बड्डी है मेरे भाई ते। तो क्यों लट्टू हुआ फिरता था महिमा के आगे पीछे? अभी भी देख लो, बिना शादी के मेरी बहन के साथ रहता है। रे तुम्हारी बहन कौन सी दूध की दुल्ली है? रे उसने भी तो अपने 15 साल के बालक और पति को छोड़ के 10 साल छोटे लड़की के साथ शादी के बिना ही रहना पसंद कर लिया भाई। रूही की छोटी बहन बेहद सुंदर थी, जो रूही से 1 साल ही छोटी थी। महिमा की उम्र 35 साल थी, लेकिन महिमा ने अपने जीजा अमन के छोटे भाई रोहन के साथ लिव इन में रहने का फैसला किया था। उनकी ये बातें सुनकर रूही की सास उर्मी रूही को ताने मारते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ लड़ते रहो, वहाँ मेरा नालायक बेटा उस बूढ़ी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। दोनों मनाली गए हैं, कल ही आएंगे। माँ जी, गलती तो आपके बेटे रोहन की भी है। क्या दिखा था उसे मेरी बहन में?
जो उसके पति से ही उसका तलाक करवाकर घर ले आया। अरे तुम तो ना ही बोलो ना, बढ़िया है। तुम्हारी बहन अच्छी होती तो शायद वो अपने बालक और पति का घर बार छोड़कर अरे यहाँ ना आती। महिमा अपनी जिंदगी में खुश थी। अब मलाइका की दीवानी महिमा अपना हनीमून मनाकर अगली रोज सुबह घर आती है और उर्मी के पैर छूते हुए उर्मी से कहती है, माँ जी कैसी हैं आप? सब बढ़िया है ना? खबरदार जो तूने मेरे पैर छुए तो। तू मेरी बहू नहीं, मेरी एक ही बहू है रूही। अरे आ गई आप साली जी। और कैसा रहा आपका हनीमून? पूछ क्यों रहे हो? तुम भी चले जाते। कल तक तो महिमा के लिए जहर उगल रहे थे और अभी देखते ही बदल गए। दीदी छोड़ो ना, जीजू की बातों का मैं बुरा नहीं मानती। जीजू तो है ही नोटी। हाय, मुझे नोटी कह दिया महिमा ने। अरे मेरी तो धड़कन कतई तेज होने लगी। ये देखकर रोहन अपने बड़े भाई अमन को धीरे से कहता है, भैया ये आपकी साली थी, अब आप महिमा के जेठ हैं, तो थोड़ी शर्म कर लीजिए। अरे मैं क्या शर्म करूं, तू कर। अपने से 10 साल बड़ी औरत से चक्कर चलान लग रहा है, बेशरम कहीं का। और मैं बताऊं भाभी को कि आप भी तो अपने से 5 साल छोटी काम वाली के साथ चक्कर में थे। अरे भाई ना है मेरा, अब मेरी शाली है महिमा। मुझसे मजाक न करूंगा तो किससे करूंगा भाई? हाँ तो कर लीजिए, लेकिन लिमिट में। अब जैसे ही रोहन और महिमा अपनी कमरे में जाते हैं, उसके बाद अमन खुद से कहता है, अरे बड़ा आया मुझे बताने वाला। अरे लिमिट में रहा कर, खुद की लिमिट का पता होता ना तो ये 10 साल बड़ी औरत के साथ चक्कर ना चलाता। और ये मेरी साली है, मुझे ही मजाक करने से रोकेगा तू। उर्मी अपने बेटे रोहन की इस हरकत से बहुत परेशान थी। वो शादीशुदा 15 साल के बच्चे की माँ की उम्र की औरत के साथ चक्कर चला रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद शाम के समय उर्मी के घर विमला आती है और वो उर्मी से कहती है, और उर्मी काफी दिनों बाद आई हूँ तुझसे मिलने, घर पर कोई है नहीं क्या? सब बाहर गए हुए हैं फिल्म देखने के लिए। तू भी चली आती, तू क्यों अकेले घर में बैठी हुई है? इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। वैसे ही मेरे नालायक बेटे ने मेरी बहुत बदनामी करवा दी है। ये तो है। अब ये दुख दर्द तो तू ही जानती होगी कि कैसे तू अपने छोटे बेटे की 35 साल की औरत को, वो भी बिना शादी के, घर में रख रही है। तेरे इसी तानों को सुनकर मेरा बीपी हाई हो जाता है। तू मेरे दबे हुए दुखों का दर्द जो बनकर आती है, अब तो तू मुझे और भी जहर लगने लगी है। ऐसे ही दोनों बातें करती रहती हैं। अब अगले दिन महिमा अपने पति रोहन के साथ मार्केट जा रही थी। तभी एक औरत महिमा को देखकर ताने मारते हुए कहती है, देखो जरा आजकल की औरतों को, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ना जाने कैसा जमाना आ गया है। औरतें अपने से छोटे मर्दों को फंसा रही हैं और बिना शादी उनके साथ रह रही हैं। ये सुनकर रोहन तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन महिमा उस औरत से लड़ पड़ती है और उस औरत को कहती है, बूढ़ी किसे बोली? तेरी 20 साल की बेटी से भी ज्यादा जवान दिखती हूँ मैं, समझी? इसके लिए मेहनत लगती है। 35 साल की हूँ, मगर कोई कह सकता है कि मेरी इतनी उम्र है? बूढ़ी बोली, चल चल अपना काम कर, मुझसे क्या जुबान लड़ाती है? तुझ जैसी से तो मैं मुंह भी ना लगूं। ना जाने उर्मी के बेटे को इसमें क्या ही दिखा जो अपने उम्र के बच्चे की माँ को घर ले आया। इस बात पर खूब बहस होती है और जब महिमा घर आती है तो ऐसे में रूही महिमा को देखकर कहती है, क्या हुआ महिमा, इतने गुस्से में क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? एक बदतमीज औरत मिल गई थी, मुझे कहने लगी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या कर सकते हैं, आखिर सच तो कड़वा ही होता है ना। अरे साली जी, आपकी पतली कमर देखकर उसे जलन होने लगी होगी। अरे कोई बात ना, होते हैं कुछ लोग ऐसे। अरे मन ने कभी कहा आपको कि आप बुढ़ी होने लग रही हो? नहीं ना। अरे आपको देख के तो मलाइका की याद आ जाए मेरे को। हाँ क्यों नहीं, और मुझे देखकर तो इसे बस नींद ही आती है। तुम कमरे में चलो, बताती हूँ तुम्हें। जीजू एक आप ही हो जो मुझे समझते हो, बाकी किसी को नहीं पड़ी है मेरी। ये देखकर जैसे ही अमन महिमा की तरफ दिलासा देने के लिए बढ़ता है, वैसे ही रूही अमन का पीछे से कॉलर पकड़कर खींचते हुए उसे अपने कमरे में ले जाती है। और ये देखकर उर्मी खुद से कहती है, इसका भी दिमाग कंट्रोल में नहीं है। इस औरत को देखकर इसको भी 2-4 फटके खाने जरूरी ही हैं। अगली सुबह अब जैसे ही उर्मी अपने घर का गेट खोलती है, वो देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। और वो ये देखकर सामने खड़ी विमला से कहती है, विमला क्या हुआ, मेरे घर की तरफ इस तरह से भीड़ क्यों लगी हुई है, वो भी सुबह सुबह? आजा उर्मी, तू खुद ही देख ले अपनी बहू की पिक्चर। अब जैसे ही उर्मी
ये देखने के लिए बाहर आकर अपनी बालकनी की तरफ जाती है। वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ उसकी बहू ने शॉर्ट नाइट सूट पहना हुआ था और अंगड़ाई लेते हुए वो गाना गा रही थी। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, ऊ आह की आवाज है आती हर ओर से, मैं तो चलूँ इस कदर के मच जाए ये गदर, होश वाले भी मदहोश आए रे नजर। ये देखते ही उर्मी का दिमाग गर्म हो जाता है और वो तभी जोर से चिल्लाते हुए सभी से कहती है, कम बख्तो, निकलो यहाँ से। यहाँ कोई फिल्म लगी है जो ऐसे आग गड़ाए देख रहे हो सारे के सारे? और तू बिकनी क्वीन अंदर को हो ले। उसे क्या बोल रही है? उधर देख उस बुढ़े को। जब से तेरी ये नाजायज बहू तेरे घर में आई है तब से तो बुढ़े को भी जवानी चढ़ गई है। देख कैसे चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन तब भी उछल रहा है बुढ़ा। क्या करूँ विमला मैं इस औरत का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी फिक्र नहीं मुझे, मोहल्ले के सभी लड़के और औरत इसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। सही कह रही है तू उर्मी, एक तेरी बहू है जिसकी जवानी नहीं जाती और इन बुढ़े को तेरी बहू को देखकर जवानी आ जाती है। तो ये थी मलाइका जैसी अमन की साली, जिसने ना सिर्फ अमन को अपने हुस्न से मदहोश कर रखा था, बल्कि मोहल्ले के सभी लड़के बूढ़े भी महिमा के दीवाने थे। अब ऐसा हो भी क्यों ना, मलाइका का असर तो महिमा पर साफ नजर जो आता था। रिया और पायल कहने को तो रिश्ते में ननद भाभी थे, लेकिन दोनों में आपस में बहुत प्यार था। पायल अपनी ननद को अपनी बहन की तरह मानती थी, उसकी कही हुई हर बात को पूरी करने की कोशिश करती। लेकिन उन दोनों का एक दूसरे से इतना प्यार से रहना पायल की सास देवयानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि रिया उसकी सौतेली बेटी थी। ऐसे ही एक रोज देवयानी अपने कमरे में खड़ी अपनी बहू पायल से बातें कर रही थी। तभी रिया उनके लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर देवयानी गुस्से से कहे, तुझे जरा सी भी अकल है या नहीं? जब दो लोग आपस में कुछ बात कर रहे हो तो पूछ कर अंदर आना चाहिए। अभी ये हाल है तो भगवान ही जाने अपने ससुराल में जाकर क्या करेगी। बस करिए माँ जी, अगर रिया आ भी गई तो क्या हो गया? कौन सा वो दूसरे घर की है, वो भी तो इसी घर का हिस्सा है। वो कौन सा किसी को कुछ कहने जा रही है। सुबह सुबह इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, सबका मूड खराब हो जाएगा तो पूरा दिन भी खराब होगा। सॉरी माँ, माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि आप भाभी से जरूरी बातें कर रही हैं, वरना मैं बिना बताए कमरे में नहीं आती। मैं तो बस आप लोगों के लिए चाय लेकर आई थी। कोई बात नहीं रिया, छोड़ो, जाने दो। और तुम्हें क्या जरूरत थी चाय लाने की, मैं ले आती ना। वैसे ही तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बाकी की चीजें मैं देख लूंगी। पता नहीं कैसे ये पागल लड़की मेरे घर की बहू बनकर आ गई। जरा सी भी चालाकी या अकल तो भगवान ने दी ही नहीं है इसे। ऐसे कैसे कोई भी बात नहीं। और तुम ध्यान से सुनो, आगे से मेरे कमरे में आने से पहले मुझसे पूछ लेना, तभी आना। बिना पूछे मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। जी माँ, समझ गई, अब नहीं आऊंगी। मैंने ये चाय यहाँ रख दी है, आप लोग पी लेना। रिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी ननद के प्रति अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो रिया के जाने के बाद देवयानी से कहती है, माँ जी, रिया ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमेशा उससे ऐसे ही क्यों बात करती हैं? आखिर वो भी तो इसी घर का हिस्सा है, उसका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि हमारा। बहू तू तो अपना मुंह ही बंद रख। और वो तेरी कोई सगी ननद नहीं है, इसलिए उसे ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे सर पर बैठाने की जरूरत है। वो बस इस घर की नौकरानी है, यही समझ। अपने पति की आखिरी इच्छा की वजह से मैं उसे झेल रही हूँ, वरना अब तक कब का मैं उसे घर से बाहर निकाल चुकी होती। इसे देखकर मुझे सिर्फ नफरत होती है। अपनी सास की बात सुनकर पायल को और भी गुस्सा आता है और वो आगे बिना कुछ बोले गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ देवयानी अपनी बहू पायल और अपनी सौतेली बेटी रिया के रिश्ते को तोड़ने की बहुत कोशिश करती, लेकिन हर बार हार जाती। एक रोज पायल अपने रूम में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसका पति पुनीत वहाँ आता है और टीवी ऑफ कर देता है और वो गुस्से से कहती है, ये क्या पुनीत जी, आपने टीवी क्यों ऑफ कर दिया? कितनी अच्छी मूवी आ रही थी, रिमोट वापस करिए और ऑन करिए टीवी। यार कैसी वाइफ हो तुम? तुम्हारा पति काम करके थका आ रखा है, प्यार से उसके साथ बैठने, बात करने, एक गिलास पानी पूछने की जगह मैडम को टीवी देखने की पड़ी है। क्या बात है? गुड। ये इमोशनल अत्याचार करना बंद करिए, ठीक है? आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
मेरा आराम तो आपसे देखा ही नहीं जाता। नहीं नहीं, रहने दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी बस। हाँ कहिए ना, क्या कहना है आपको? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं यार, अगर ऐसा होता तो मैं हंस थोड़ी ना रहा होता। मैं तो तुमसे क्रिसमस पार्टी की बात कर रहा था। सोच रहा हूँ क्यों ना हम घर में क्रिसमस पार्टी रख लें, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। पार्टी, वो भी अपने घर में? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर माँ जी को पता चल गया ना कि आप घर में पार्टी करने की सोच रहे हैं तो वो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। आपको तो पता ही है ना, माँ जी को वो पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पार्टी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। यार तुम तो मुझे डरा रही हो। मैं तो सोचा था कि तुम्हें इस क्रिसमस पार्टी के बारे में बताकर माँ को मनाने के लिए भी तुम्हें ही कहूँगा कि तुम माँ को मनाओ, लेकिन तुमने तो मूड ही ऑफ कर दिया। पुनीत इतना कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पायल भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी उसकी ननद रिया वहाँ आती है और पायल को चुपचाप रसोई में काम करते देखकर कहती है, क्या बात है भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या आपको? नहीं रिया, माँ जी क्या कहेंगी, मैं तो तुम्हारे भैया की वजह से परेशान हूँ। वो क्रिसमस पार्टी रखना चाहते हैं घर में, लेकिन तुम्हें तो पता है माँ जी को पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कभी घर में क्रिसमस पार्टी के लिए तैयार ही नहीं होंगी, इसलिए मैंने माँ जी से पूछने से पहले ही पुनीत जी को मना कर दिया, तो उनका मूड ऑफ हो गया और कमरे से चले गए। भाभी आपको पता है भैया को क्रिसमस पार्टी करना बहुत पसंद था, क्योंकि क्रिसमस वाले दिन ही भैया का बर्थडे भी आता है। लेकिन माँ उनका जन्मदिन उसी दिन ना मनाकर अगले दिन मनाती है, क्योंकि मेरा भी जन्मदिन उसी दिन पड़ता है। अब समझ में आया कि पुनीत जी क्रिसमस पार्टी के लिए क्यों बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ये तो गलत किया। उसी दिन तुम्हारा भी तो बर्थडे पड़ता है, इसलिए माँ जी अपने बेटे का भी बर्थडे नहीं मनाती। इतनी नफरत। अब तो हमारे घर में क्रिसमस की पार्टी होकर ही रहेगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पायल और रिया आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर दिव्यानी आती है और अपनी बहू पायल से कहती है, अपनी ननद के साथ बाद में बात कर लेना। अगर पुनीत ऑफिस से घर आ गया हो तो उससे कहो कि मेरी कल गांव जाने की टिकट करवा दे। तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है, सोच रही हूँ देखाऊं। इसे कहते हैं किस्मत। हम सोच ही रहे थे कि माँ जी के रहते क्रिसमस पार्टी कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ खुद ब खुद बहाना मिल गया। थैंक यू भगवान। जी माँ जी आ गए हैं, अभी कहती हूँ उनसे। पायल इतना कहकर पुनीत के पास जाती है और दिव्यानी की कही हुई सारी बातें बताती है। अगले दिन दिव्यानी गांव के लिए निकल जाती है, जिसके बाद पायल अपनी ननद रिया के साथ मिलकर क्रिसमस पार्टी की तैयारी में लगती है। देखते ही देखते क्रिसमस का दिन भी आ जाता है और दोनों ननद भाभी मिलकर अपनी क्रिसमस पार्टी की पूरी तैयारी कर लेती है। थोड़ी देर बाद पुनीत ऑफिस से घर आता है और पूरे घर में अंधेरा देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही घर की लाइट्स ऑन होती है, घर में मेहमानों की भीड़ और साज सजावट देखकर वो दंग रह जाता है। तभी पायल और रिया हंसते हुए उसके पास आती है और कहती है, मैरी क्रिसमस। ये सब क्या है और कब प्लान किया तुम लोगों ने ये सब? वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपको क्रिसमस पार्टी की अरेंजमेंट कैसी लगी? आप खुश है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, सच में पार्टी की सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छी हैं। लेकिन तुमने ये सब किया ही क्यों? तुमने तो मना कर दिया था ना पार्टी के लिए। माना माँ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उनके खिलाफ नहीं जाती, तो फिर आज क्यों? क्योंकि मुझे सारी बातें आज पता चल गई कि आपको क्रिसमस पार्टी क्यों करनी थी और माँ जी को क्यों नहीं करनी थी। मैं तो नई हूँ इस घर में, लेकिन आपको तो अपनी माँ को समझाना चाहिए कि उनको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। दूसरों को दुखी करने के चक्कर में वो अनजाने में ही सही, लेकिन अपने बेटे को भी तो दुख दे रही थी, और आप उनको समझाने की जगह गलत दिन पर अपना बर्थडे मनाकर उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। पायल और पुनीत की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी सास दिव्यानी सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आती है और जिसे देखकर सब डर जाते हैं। तभी वो कहती है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरी कही हुई सारी बातें सुन ली है। शायद तू सही कह रही है, मैंने ही बेवजह अपने मन में नफरत पाल रखी थी। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। देवयानी इतना कहकर अपने सभी घर वालों से अपने गलत बर्ताव की माफी मांगती है और फिर दोबारा कभी रिया को सौतेली होने का ताना ना मारने का वादा करती है, जिसके बाद सब लोग मिलकर क्रिसमस पार्टी करते हैं। इस तरह से बिना किसी दिक्कत परेशानी के दोनों ननद भाभी की क्रिसमस पार्टी सभी लोगों के साथ खुशी खुशी पूरी होती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।